हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने आपके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट में जो टॉपिक्स मैं आज क्लियर करूँगा वो लॉ ऑफ मोशन को क्लियर करूँगा। ठीक है, कि जितने भी टाइप के लॉ ऑफ मोशंस हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तीनों जितने भी मोशंस के टाइप हैं, लॉ ऑफ मोशन के टाइप हैं, उन सब को मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें आप, ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वीडियो को। तो वीडियो को बताने से पहले, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नए वीडियो जैसे ही बने तो वो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो जो गति का नियम है, उस गति के नियम की बात करें कि गति का जो नियम था वो गैलीलियो ने दिया था। और उस गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर या नियत वेग से गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वह वस्तु लगातार गति करती रहेगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वस्तुएं गति कर रही हैं उस पर कुछ ना कुछ या तो घर्षण बल लग रहा है, या वायु दाब कार्य कर रहा है, या और भी कई तरह के बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि एक पंखा अगर घूम रहा है तो वो लगातार घूमता ही रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि अगर कभी मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो फ़ैन बंद हो सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन अगर फिर से कहीं दौड़ रहा है तो वो लगातार दौड़ता रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसी के बारे में न्यूटन की गति के कुछ नियम हैं, जिसको उन्होंने गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया न्यूटन ने, और उसके बारे में कुछ 3 नियम प्रस्तुत किए। तो पहला नियम क्या है? पहले नियम की बात करें जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो किसके आधार पर है? जड़त्व के आधार पर, यानी जो बताता है हमें कि जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर हम न्यूटन की गति के पहले नियम को बताएं तो हमें न्यूटन की गति का जो पहला नियम हमें बताता है कि कोई वस्तु विराम या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। ठीक है, यानी एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स आर इन मूविंग और इन रेस्ट पोजिशन whenever there is no force acting on them, यानी तब तक जब तक इस पर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, यानी अब इस पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो एक्सप्लेन करने में हम क्या कहेंगे कि कोई भी वस्तु, न्यूटन ने अब ये बताया इसको एक्सप्लेन करके कि कोई भी वस्तु तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक वो, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। लेकिन अगर कोई वो गति कर रही है तो वो हमेशा गति करते रही, तब कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल उसको रोक ना दे, यानी उसको कोई रोकना है। इसका मतलब क्या है? सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी न किसी तरह का परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अवस्था परिवर्तन। और जो विरोध करने का जो गुण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व। ठीक है, यानी जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के विरोध करने के गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। यानी इनर्शिया इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू। ठीक है, जो क्या करे? विच अपोज द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मूवमेंट कह सकते हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में जाना चाहता है तो वो उसको मोशन में लेकर जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो उसको रेस्ट में लेकर जाएगा। ठीक है, तो और आइए इसको और भी ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं, यानी और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन दौड़ रहा होता है और दौड़ते हुए जैसे ही वो अचानक से रुकता है तो रुकने पर क्या होता है? उसकी बॉडी आगे की ओर थोड़ा सा झटका खाती है, यानी आगे की ओर थोड़ी सी झुक जाती है, अगर दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो अचानक से रुक जाए। ऐसा क्यों होता है? कि जब वो दौड़ रहा होता है तो हमारी बॉडी के जो होते हैं 2 हाफ होते हैं। ठीक है, एक लोअर हाफ और दूसरा अपर हाफ। ठीक है, यानी स्टमक के नीचे की बात करें तो हमारा लोअर हाफ हो गया, स्टमक के ऊपर की बात करें तो अपर हाफ हो गया। तो जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते हुए हमारी पूरी बॉडी जो है वो मोशन में होती है, लेकिन जैसे ही हम दौड़ते हुए रेस्ट में आ जाते हैं, हमारा लोअर हाफ तो
अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहने के कारण तुरंत रेस्ट में आ जाता है। परंतु अपर हाफ जो होता है बॉडी का, वो क्या होता है कि वो रेस्ट में नहीं आता। ठीक है, वो रेस्ट, हमने तो उसको रेस्ट में ले आई है, लेकिन मोशन ऑफ इनर्शिया के कारण, यानी गति के जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व क्या करता है, उसको आगे की ओर खिसकाने लगता है, जिस कारण हमारी बॉडी आगे की ओर झुक जाती है। सेम यही रीज़न हम अगर मान लीजिए कभी ऑटो रिक्शा में बैठे होते हैं, उसमें भी यही होता है कि अगर हम कभी ऑटो रिक्शा में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर कभी ऑटो रिक्शा अचानक से रुक जाती है, ऑटो अगर अचानक से रुक जाती है तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं और हमें कभी कदार चोट भी लग जाती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या है कि आप किसी भी इसके हैंडल को पकड़ के रखिए, या फिर कहीं पे साइड में कोई भी उसका हैंडल हो पकड़ने के लिए, या कुछ भी हो उसको पकड़ के बैठिए उसमें, ताकि अचानक से अगर ऑटो रुकती है तो आपको किसी तरह का कोई खतरा ना हो, आपका ऊपर अपर हाफ भी उसके साथ तुरंत रेस्ट में आ सके। ठीक है, सेम यही गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अब इसी का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ कपड़े होते हैं जो काफ़ी दिनों से अगर हमारे घरों में जब रखे हुए हैं तो उन कपड़ों पे रखे रखे धूल जमा हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर जब हम उसको एक झटका देते हैं या जैसे उसको थोड़ा तेज़ी से हिलाते हैं तो वो पूरी धूल क्या हो जाती है, उड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कपड़े को हिलाते हैं, ठीक है, तो कपड़े को हिलाने से क्या होता है, हमने कपड़ों को तो मोशन कराया, बट कपड़ों पे जो चिपकी धूल है वो क्या है, वो अभी भी रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहती है। ठीक है, यानी उस कारण क्या होता है, धूल पर जब झटका लगता है तो वो गति का जड़त्व क्या कर रहा है, उसे विराम से गति की अवस्था में लेकर जा रहा है, जिस वजह से धूल क्या होती है, उसके ऊपर से उड़ जाती है। ठीक है, फिर उसकी बात करें कि अगर हम गीले कपड़े को तार पर जब सुखाते हैं तो उसको सुखाने से पहले क्या करते हैं, हम उसको थोड़े से झटके देते हैं। यानी जब हम गीले कपड़े को, तो एक तरह से कह सकें कि हम गीले कपड़े को जब सुखाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ उसको झटकते हैं ताकि उसके पानी की बूंदें नीचे गिर जाएं और निकल जाएं। और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो पानी जब उससे निकल जाएगा तो वो जल्दी ही कपड़ा सूख भी जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करने से क्या होता है कि पानी की बूंदें क्या होती हैं, वो तो विराम अवस्था में रहती हैं, लेकिन जैसे हम उसको झटकते हैं तो अचानक से क्या होता है, उस पर गति का जड़त्व कार्य करने लगता है और वो बूंदें कैसे हो जाती हैं, गति में की अवस्था में आकर उससे बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो जड़त्व की बात करें तो जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बात करें तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। यानी किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना भी अधिक होगा। ठीक है, अब वस्तुओं की बात करें कि जो वस्तु जितनी हल्की होती है उसमें जड़त्व भी उतना ही कम होता है और वस्तु जितनी भारी होती है उसमें जड़त्व भी उतना अधिक होता है। देखा भी होगा आपने कि मतलब ऐसे अगर कोई वस्तु हल्की है तो वो आसानी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती रहती है, लेकिन भारी वस्तु होने के कारण कि उसमें वो तेज़ी से बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर हम एक भारी हल्के बक्से को अगर हमें खींचना है तो हल्के बक्से को अगर हम खींचते हैं तो बहुत आसानी से हम हल्के बक्से को खींच लेते हैं, लेकिन भारी बक्से को खींचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जड़त्व तो बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारी द्रव्यमान और जड़त्व के बारे में हो गया। इसमें नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो है संवेग यानी मोमेंटम। ठीक है, तो संवेग की अगर हम बात करें कि संवेग होता क्या है, तो किसी भी वस्तु में जो कुल गति की जो कुल मात्रा होती है उसी को हम संवेग कहते हैं। ठीक है, यानी गति की जितनी भी यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में गति की कुल जो मात्रा है, कुल जो क्वांटिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो संवेग को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे मात्रा की बात की है, तो मात्रा कैसे हम लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके द्रव्यमान से, और गति की मात्रा की बात की है तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लेंगे। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। इसके मात्रक की हम बात करें तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इससे पहले मैंने आपको बल बताया था, तो बल भी कैसी राशि है,
एक सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संवेग क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी पत्थर या कंकड़ को फेंक कर मारते हैं तो उससे क्या होता है, उसका संवेग, उसकी वेलोसिटी को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और वेलोसिटी बढ़ने से उसका संवेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस कारण वो किसी भी चीज़ पर चोट कर सकता है। ठीक है, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से एक छोटी सी बंदूक की गोली जो होती है, बंदूक की गोली की बात करें तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन जब वो चलती है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस वजह से उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा वो जनरेट कर लेती है। मोमेंटम बहुत ज़्यादा जनरेट होने से वो किसी भी व्यक्ति की जान भी ले सकती है। ठीक है, और इसी वजह, यही रीज़न सेम ये भी है कि चलती हुई गाड़ी से भी टकराने पर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। क्यों? क्योंकि उसका संवेग बहुत ज़्यादा आता है। इवन उसका एक्सीडेंट भी नहीं, मतलब कभी कभी तो ऐसा, अधिकतर ऐसा भी होता है कि उसकी जान तक भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किए, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।